कैसे आप सब बढ़िया एकदम मजे में। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, जैसे आप देख लें, कार्डियक बायोमार्कर्स। कार्डियो बायोमार्कर्स आपके यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर आपसे पूछे कोई जनरली कि मार्कर्स बायोमार्कर्स क्या होते हैं, तो बायोमार्कर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर ऑफ पार्टिकुलर डिजीज। किसी पार्टिकुलर डिजीज में वो बढ़ जा रहे हैं या घट जा रहे हैं तो वो हमको बता दे रहे हैं, इंडिकेट कर दे रहे हैं डिजीज को कि ये डिजीज है। वैसे ही कार्डियक बायोमार्कर जो होते हैं वो हार्ट में होने वाले चेंजेस को दिखाते हैं, जैसे कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो गया या कोई अदर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, कुछ सब्सटेंस राइज कर जाते हैं और कुछ क्या कर जाते हैं, डाउन कर जाते हैं। तो वो कार्डियक बायोमार्कर्स की तरह यूज होते हैं। अब यहाँ पर हम मेनली ऐसे सब्सटेंस देखेंगे जो राइज होते हैं, डिक्रीज वाला हम यहाँ पर जनरली नहीं देख रहे हैं। तो इंडिकेटर्स ऑफ पार्टिकुलर डिजीज क्या कहलाएगा? बायोमार्कर। और नेचुरली अकरिंग मॉलिक्यूल या जीन या कैरेक्टरिस्टिक्स बाय व्हिच अ पार्टिकुलर डिजीज इज आइडेंटिफाइड क्या कहलाएगा? बायोमार्कर। और अगर वो हार्ट का कर रहा है तो उसे कहेंगे कार्डियक बायोमार्कर। ये डिफिनीशन की बात हो गई। अब हम देखते हैं, देखो जो कार्डियक बायोमार्कर्स हैं उनको तीन तरीके से क्लासिफाई किया गया है। तो क्लासिफिकेशन अगर किया जाए कार्डियक बायोमार्कर का, तो तीन कैटेगरी में हम रख सकते हैं क्लासिफिकेशन। तो एक होगा ऐसे कार्डियक मार्कर्स जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन को बताते हैं। तो एक एमआई को क्या करेगा? इंडिकेट करता है। दूसरा क्लास क्या होगा? ऐसा जो रिस्क प्रिडिक्शन करवाता है, रिस्क प्रिडिक्शन बताता है कि ये अगर बढ़ा है तो रिस्क हो सकता है आगे आने वाली डिजीज का, यानी कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन या एथेरोस्क्लेरोसिस का। दूसरा क्या है? मायोकार्डियल स्ट्रेस में क्या हो जाता है, ये कुछ चीजें होती हैं जो राइज कर जाती हैं। तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन में हम जो यूज करते हैं वो होती है कार्डियक ट्रोपोनिन। सी है कार्डियक, टी से ट्रोपोनिन, टीएन से ट्रोपोनिन। और ये दो प्रकार की होती हैं, कार्डियक ट्रोपोनिन टी एंड कार्डियक ट्रोपोनिन आई। कार्डियक ट्रोपोनिन टी एंड कार्डियक ट्रोपोनिन आई, ये इसका लेवल क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। दूसरा क्या होगा? हाई सेंसिटिविटी कार्डियक ट्रोपोनिन्स, यानी कि इनकी सेंसिटिविटी और ही ज़्यादा होती है देन कार्डियक ट्रोपोनिन टी से। तो हाई सेंसिटिविटी ट्रोपोनिन होंगी। और ये भी क्या होंगी? ये भी दो प्रकार की होंगी, जैसे ये है तो HSCTNI और T, ये दो प्रकार की होती हैं। तीसरा क्या होगा? ये आप ऐसे याद करते जाइएगा। ट्रोपोनिन ऐसे आप दिया ट्रोपोनिन, उसके बाद में क्या होता है? क्रेटिनिन काइनेज चौथा होगा। और क्रेटिनिन काइनेज तीन होते हैं, CKMM, CKMB, CKBB। अब ये ब्रेन में बनता है तो अलग होता है, मसल में बनता है या दोनों बनता है, ये चीज़ें होंगी। अब देखो चौथा नंबर पे होता है मायोग्लोबिन। और पांचवा होता है एसटी एंड लैक्टेट डिहाइड्रोजनेट LDH। एसटी क्या है? एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफरेज है। एसटी क्या है? एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफरेज जो होता है वो एसटी है। और LDH क्या है? लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज है। ध्यान देना, नॉट यूज्ड नाउ। अब ये यूज नहीं होता है, पहले यूज होता था, लेकिन ये एसटी और LDH अब यूज नहीं होता है। हम मेनली यूज करते हैं ट्रोपोनिन और CK का, क्रेटिनिन काइनेज का। ये बात हो गया जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन को इंडिकेट करते हैं। रिस्क की फैक्टर की बात करते हैं तो हमको यहाँ करना पड़ेगा, इसको डिलीट, इसको आप लिख चुके होंगे। रिस्क फैक्टर की बात करते हैं कि जो अगर ये प्रेजेंट है, अगर ये चीज़ें हैं तो रिस्क फैक्टर हो सकता है डिजीज का। तो जैसे कि इसके लिए देखते हैं टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल देखते हैं, या LDL कोलेस्ट्रॉल देखते हैं। टोटल कोलेस्ट्रॉल, LDL कोलेस्ट्रॉल हो गया, HDL कोलेस्ट्रॉल हो गया, HDL कोलेस्ट्रॉल हो गया,
और एपो A1 लेवल भी चेक करते हैं। ये सब लिपिड प्रोफाइल के अंतर्गत आते हैं। और लाइपोप्रोटीन स्मॉल ए लेवल, यानी कि ये लिटल रास्कल जो कहलाता था, पीछे पढ़ा चुका हूँ। और सीरम ट्राइग्लिसराइड्स, अभी इनको इंडिविजुअली पढ़ेंगे एक एक करके। सीरम ट्राइग्लिसराइड और प्लाज्मा हाई सेंसिटिविटी सी रिएक्टिव प्रोटीन, ये सब क्या होते हैं? रिस्क फैक्टर होते हैं। और होंगे हीमोग्लोबिन A1C लेवल, इसका भी लेवल रिस्क फैक्टर होता है। और और क्या होगा? सीरम होमोसिस्टीन, इधर नहीं जगह, इधर लिख देता हूँ, सीरम होमोसिस्टीन हो गया। और क्या होगा? लाइपोप्रोटीन एसोसिएटेड फास्फोलाइपेज 2। तो लाइपोप्रोटीन एसोसिएटेड फास्फोलाइपेज 2, ये भी क्या होता है? रिस्क फैक्टर होता है डिजीज के लिए। तो ये रिस्क प्रेडिक्शन होता है। अगर ये चीज़ें हैं तो ये रिस्क को प्रिडिक्ट कर सकती हैं, लेकिन ये बता नहीं सकती हैं कि एक्चुअली में है ही मायोकार्डियल इन्फेक्शन। मायोकार्डियल स्ट्रेस जो होता है, इसके लिए यूज होता है ब्रेन नाइट्रियोटिक पेप्टाइड एंड एन टर्मिनल प्रो BNP, ब्रेन नाइट्रियोटिक पेप्टाइड। इसका हम क्या करते हैं? टेस्ट करते हैं। और ये क्या होता है? रिलायबल इन वेंट्रिकुलर फंक्शन, रिलायबल होता है वेंट्रिकुलर फंक्शन में। कौन? ब्रेन नाइट्रियोटिक पेप्टाइड। ध्यान रखना, जो ब्रेन नाइट्रियोटिक पेप्टाइड होता है वो ब्रेन है, यानी कि ब्रेन में होता है, लेकिन ये ज़्यादा कहाँ पर होता है? कार्डियक वेंट्रिकल्स में, ना कि ब्रेन में। ये ध्यान रखना। रिलायबल होता है, रिलायबल इन वेंट्रिकुलर फंक्शन, यानी कि रिलायबल मार्कर लिख लेना यार एक चीज, रिलायबल मार्कर इन वेंट्रिकुलर फंक्शन होता है BNP एंड टर्मिनल प्रो BNP। अगला बात करते हैं, एक होता है एड्रिनोमेडुलिन, ये भी क्या होता है? एक मायोकार्डियल स्ट्रेस को इंडिकेट करता है। अगला मार्कर क्या होता है? कोपेप्टिन क्या होता है? ये भी क्या होता है? मायोकार्डियल स्ट्रेस का मार्कर होता है। और कोपेप्टिन को CT प्रो ABP भी कहते हैं। क्या कहते हैं? CT प्रो ABP भी कहा जाता है। और अगला जो है, और ये सिंथेसाइज कहाँ होता है? पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस में क्या होता है? ये सिंथेसाइज होता है कोपेप्टिन। इसके बारे में बात हो गया। अगला जो होता है, वो होता है इस्केमियो मॉडिफाइड एल्बुमिन IMA। इस्केमियो मॉडिफाइड एल्बुमिन होता है जो मायोकार्डियल स्ट्रेस का इंडिकेटर होता है। तो इसके बारे में बात हो गया। अब हम चलते हैं, कुछ इंडिविजुअल देख लेते हैं, ट्रोपोनिन और CK, इन सब चीज़ों का एक पॉइंट सबका लिख लेते हैं, क्योंकि आपको जब ऐसे आप लिस्ट बना के लिखेंगे तो आपको नंबर अच्छा मिलेगा। उसके बाद में अलग से हेडिंग डाल देंगे तो आपका वर्ड बढ़ जाएगा। तो आपको मतलब अगर मान लो बड़ा आया क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर में आया या शॉर्ट में आया, तो आपका इंप्रेशन बहुत ही अच्छा होगा कि हाँ, हेडिंग डाल के आप अच्छे से लिखे हुए हैं। अब हम पढ़ते हैं, देखो ट्रोपोनिन के बारे में पढ़ते हैं। ट्रोपोनिन देखो, जो ट्रोपोनिन होता है वो अर्ली डिटेक्शन के लिए यूज होता है। अर्ली डिटेक्शन प्रोवाइड करवाता है मायोकार्डियल इन्फेक्शन में। और ये एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन का अर्ली डिटेक्शन कराता है। जो ध्यान देना, एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन का अर्ली डिटेक्शन करवाता है ट्रोपोनिन। जो ट्रोपोनिन होता है, ट्रोपोनिन अर्ली डिटेक्शन दोनों एक साथ ही लिख लें तो अर्ली CKMB भी यही काम करता है।
CKMB भी है, बार बार लिखने का फायदा। CKMB भी क्या करवाता है, अर्ली डिटेक्शन करवाता है एक्यूट मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन का। CKMB का भी यही काम होता है। जो ट्रोपोनिन होता है वो बना होता है तीन प्रकार का होता है। एक होता है ट्रोपोनिन सी। ट्रोपोनिन सी, जो ट्रोपोनिन सी होता है वो कैल्शियम बाइंडिंग सब यूनिट, सी से जुड़ा कि क्या है, कैल्शियम बाइंडिंग सब यूनिट है। तो एक ट्रोपोनिन सी होगा जो कैल्शियम बाइंडिंग सब यूनिट होगा, ट्रोपोनिन सी। एक होता है ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन टी। और ट्रोपोनिन टी होता है वो ट्रोपोमायोसिन बाइंडिंग सब यूनिट होता है, ट्रोपोमायोसिन बाइंडिंग सब यूनिट होता है। ओके। एक होता है ट्रोपोनिन आई। और ट्रोपोनिन जो होता है वो होता है एक्टोमायोसिन एटीपेज इनहिबिटरी सब यूनिट होता है, इसलिए आई लगा हुआ है। ठीक है, तो एक्टोमाइसिन एडिपेज इनहिबिटरी सब यूनिट क्या होता है, ट्रोपोनिन आई। ये बात हो गया। अब ध्यान देना, जो ट्रोपोनिन होता है वो स्केलेटल एंड कार्डियक मसल्स में तो पाया जाता है लेकिन स्मूथ मसल में नहीं होता है। तो लिख लेना, नॉट इन स्मूथ मसल। तो स्मूथ मसल में पाया नहीं जाता है कौन, ट्रोपोनिन, लेकिन कार्डियक और स्केलेटल मसल्स में पाया जाता है। ये बात हो गया। अब हम ट्रोपोनिन आई के बारे में बात करते हैं। जो ट्रोपोनिन आई होता है वो रिलीज होता है ब्लड में, रिलीज इन ब्लड विथिन 4 हॉर्स। 4 हॉर्स में क्या होगा, रिलीज होगा। इसका पीक आएगा, जो पीक होगा वो आएगा 14 to 24 हॉर्स में, और मेंटेन रहेगा इसका पीक अप टू जिसकी पीक होगी वो मेंटेन रहेगी 7 से 10 दिन तक। 7 से 10 दिन तक इसकी पीक क्या होगी, मेंटेन रहेगी 7 to 10 डेज तक। ये बात हो गया ट्रोपोनिन आई के बारे में। अब हम बात करते हैं ट्रोपोनिन टी के बारे में। तो यहाँ से ऐसे ही दोबारा लिख के इसको इधर ही हम समझ लेते हैं। जो ट्रोपोनिन टी होता है वो सीरम में इंक्रीज होता है, इंक्रीज इन सीरम विथिन 6 हॉर्स। यानी कि ट्रोपोनिन आई जो है वो ज़्यादा ही क्या है, स्पेसिफिक है, जल्दी ही हो जा रहा है। मतलब जल्दी स्पेसिफिक नहीं कहोगे क्योंकि स्पेसिफिक तो दूसरा चीज़ हो गया। ट्रोपोनिन आई है वो ज़्यादा अर्ली डिटेक्शन करवा लेता है, लगभग 2 घंटे। तो इंक्रीज इन सीरम विथिन 6 हॉर्स, इंक्रीज इन सीरम तो 6 हॉर्स में क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये सब मायोकार्डियल इन्फेक्शन की बात हो रही है। आप लोग ऐसे मत समझिए कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन को सब क्या करती हैं, डिटेक्ट करती हैं। तो इंक्रीज इन सीरम विथिन 6 हॉर्स, पीक जो होगी, पीक इसमें आती है 14 से 24 हॉर्स, और इसमें होती है जो पीक होती है वो 24 हॉर्स पे आती है, 24 हॉर्स पे आती है। ठीक है, पीक कहाँ पर आएगी, 24 हॉर्स पे। और ये मेंटेन रहेगा, मेंटेन अप टू 10 से 14 दिन तक। तो 10 to 14 डेज तक इसका पीक मेंटेन रहता है, और ये अर्ली डिटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। ध्यान देना, जो ट्रोपोनिन होता है ये स्पेसिफिक टाइप का, ये क्या होता है, स्पेसिफिक होता है। मतलब ये केवल मायोकार्डियल इन्फेक्शन को ही बताता है। अगर इसका लेवल बढ़ा तो ये मायोकार्डियल इन्फेक्शन को बताता है। लेकिन CKMB जो होता है वो स्पेसिफिक नहीं होता है, क्योंकि एलिवेट हो सकता है मसल इंजरी में। ये आगे बढ़ाएंगे। अब अगला बताते हैं CKMB के बारे में। क्रेटिनिन काइनेज। क्रेटिनिन काइनेज 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है CKMB, CKMM और CKBB। तीनों का अलग रोल है। तो देखो, हम पढ़ते हैं क्रेटिनिन काइनेज। ये भी 3 प्रकार के होते हैं। जो क्रेटिनिन काइनेज होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक चीज ध्यान देना, जो नॉर्मल
सीरम वैल्यू होगा सीके का, वो होता है 15 से 100 यूनिट पर लीटर। मेल मेल में मेल पे बात हो रही है। वहीं फीमेल में होगा, फीमेल में कम होता है, लगभग होता है 10 से 80 यूनिट पर लीटर फीमेल में। इसका सीरम लेवल है, सीरम लेवल है, नॉर्मल लिख लेना। तो नॉर्मल सीरम लेवल क्रिएटिनिन काइनेज का कितना होता है, 15 से 100 होता है मेल में, और फीमेल में 10 से 80 यूनिट पर लीटर होता है। इसके बारे में बात हो गई। और अगर इसका लेवल क्या हुआ, इंक्रीज इन मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन, मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन में इंक्रीज आता है, एंड मसल्स इंजरी, एंड मसल इंजरी में भी इंक्रीज होगा। इसलिए क्या है, नॉट स्पेसिफिक है। मतलब हम ये तुक्का मार सकते हैं कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो सकता है और मसल इंजरी हो सकता है, लेकिन कौन सा पक्का है वो हम पता नहीं कर पाएंगे इससे। लेकिन हम बेसिकली मायोकार्डियल इन्फेक्शन ही समझते हैं इससे। तो ये बात हो गया। अब जो सीके लेवल है वो इंक्रीज होता है विथिन 3 to 6 आवर्स, 3 to 6 आवर्स क्या होता है, इंक्रीज होता है। और इसीलिए क्या करता है, डिटेक्ट करता है अर्ली केसेस में डिटेक्शन में ये हेल्प करता है। इसके बारे में बात हो गई। अब जो CKMB है वो कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि CKMM हुआ, CKMB हुआ, और CKBB हुआ। साथ में माइटोकॉन्ड्रियल भी होता है। एक होगा माइटोकॉन्ड्रियल क्रिएटिनिन काइनेज, और एक होगा साइटोसोलिक क्रिएटिनिन काइनेज। तो CKMM एम से है, देखो M फॉर मसल है और B फॉर क्या है, ब्रेन। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, M फॉर क्या है, मसल है, और B फॉर ब्रेन है। जो CKMB होता है ये मायोकार्डियल इन्फेक्शन को क्या करता है, शो करता है। ये इंपॉर्टेंट आइसो एंजाइम होती है। तो ये सब आइसो एंजाइम है, CKMM, CKMB, CKBB, MTCK, साइटोसीके, ये सब आइसो एंजाइम है। किसकी, क्रिएटिनिन काइनेज की। तो यहाँ पर लिख लेना आइसो एंजाइम्स है, ठीक है। ये क्या है, आइसो एंजाइम है। और CKMB जो होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है मायोकार्डियल इन्फेक्शन में। इसके बारे में बात हो गया। देखो एक चीज ध्यान रखना, जो माइटोकॉन्ड्रियल क्रिएटिनिन काइनेज, जो साइटोसोलिक क्रिएटिनिन काइनेज होता है वो कनेक्टेड होता है। ये दोनों क्या होते हैं, कनेक्टेड इन द क्रिएटिनिन फास्फेट। पीसीआर क्या है, क्रिएटिनिन फास्फेट है। तो ये पीसीआर से कनेक्टेड होते हैं, या सीआर सटल या सर्किट से कनेक्टेड होते हैं। सटल और सर्किट से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। कौन, माइटोकॉन्ड्रियल क्रिएटिनिन काइनेज और साइटोसोलिक क्रिएटिनिन काइनेज के बारे में बात हुआ था। तो ये बात हो गया भैया क्रिएटिनिन काइनेज के बारे में। साथ में एक चीज ध्यान देना, जो सीके, अगर टोटल सीके इंक्रीज हो रहा है, टोटल सीके अगर इंक्रीज हो रहा है तो ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी शो करता है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी मसल इंजरी को शो करता है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी को शो करता है। लेकिन अगर CKMB इंक्रीज हो रहा है तो ये शो करता है मायोकार्डियल इन्फेक्शन को शो करता है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं मायोग्लोबिन। अगला देखते हैं भैया मायोग्लोबिन। जादू मायोग्लोबिन। अब ये सब चीज़ें ज़्यादा बताने की चीज़ नहीं है। जो मायोग्लोबिन जो होता है वो रेज होता है मायोकार्डियल इन्फेक्शन में, इंक्रीज होता है, ऐसे लिखेंगे, इंक्रीज डिग्री से 60 में लिखेंगे। इंक्रीज होता है मायोकार्डियल इन्फेक्शन में, और नॉट स्पेसिफिक होता है, नॉट स्पेसिफिक बिकॉज इंक्रीज इन मसल इंजरी में भी क्या हो जाता है, इंक्रीज, इसीलिए स्पेसिफिक नहीं होता है। दूसरा बात करते हैं LDH का। LDH भी क्या होता है, नॉन स्पेसिफिक होता है। LDH जो होता है वो इंक्रीज होता है ब्लड में, इंक्रीज इन ब्लड 6 to 12 आवर्स
6 to 12 हार्स में ब्लड में, यानी कि क्या होगा, अर्ली अर्ली डिटेक्शन नहीं करवाता है। 6 से 12 घंटे में क्या होगा, इंक्रीज होगा। और इसीलिए क्या होता है, नॉट यूजफुल इन अर्ली डिटेक्शन। अगर कोई पूछे आपसे कि डेज के लिए, अगर हम आप डेज में अगर हम कुछ दिन के बाद में अगर हम टेस्ट करना चाहते हैं कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन है कि नहीं, तो उसके लिए जो मार्कर होगा वो होगा एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफरेज। तो AST एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफरेज। एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफरेज जो होता है वो अर्लियर डेज में क्या करता है, डिटेक्ट करता है, यानी कि अर्लियर डेज का क्या होता है, बायोमार्कर होता है। और ये इंक्रीज करता है इन ब्लड आफ्टर 24 आवर। 24 घंटे के बाद ही क्या होगा, राइज होता है इन्फेक्शन के। तो ये बात हो गई। दूसरा बात करते हैं ब्रेन नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। ब्रेन नाइट्रियूरेटिक फैक्टर्स, यहाँ पे BNF लिखा हूँ, ध्यान देना, ब्रेन नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, क्योंकि ब्रेन नाइट्रियूरेटिक फैक्टर जो होते हैं वो 3 पेप्टाइड को कंस्टिट्यूट करते हैं। एक होता है एट्रियल नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड, दूसरा होता है ब्रेन नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड, और तीसरा होता है सी टाइप नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड। सी टाइप नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड, आप फुल फॉर्म लिखते जाइएगा, सी टाइप नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड। इसके बारे में बात हो गया। अब जो BNP है, ये समझ के भूल मत करना, ये ब्रेन में प्रेजेंट है, लेकिन मोर कहाँ पर होता है, मोर इन कार्डियक वेंट्रिकल में मोर होता है। NP कहाँ पर होता है, एट्रिया के वाल से क्या होता है, सिंथेसाइज होता है। ये बात हो गई। तो इसके बारे में बात हो गया। अब कंजेस्टिक हार्ट फेलियर का केस होगा, उस कंडीशन में ANP एंड BNP बढ़ जाता है। ANP और BNP क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। साथ में मायोकार्डियल इन्फेक्शन में भी इनका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कंजेस्टिंग हार्ट फेलियर में ANP और BNP दोनों बढ़ जाते हैं। ANP और BNP दोनों बढ़ जाते हैं, ये काफ़ी बढ़ते हैं, हाई प्लाज्मा कंसंट्रेशन इसका होता है। ये बात होगी। अगला पढ़ते हैं रिस्क मार्कर्स ऑफ द एथेरोस्क्लेरोसिस एंड फ्यूचर मायोकार्डियल इन्फेक्शन। भैया एथेरोस्क्लेरोसिस होगा, उसके बाद ही तो क्या होगा, ब्लॉक हो जाएगा, विशेष क्लॉट फॉर्मेशन होगा, और लीड करेगा किसको भैया, मायोकार्डियल इन्फेक्शन को। तो ये ध्यान रखना। अब पढ़ते हैं रिस्क मार्कर ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस फॉलोड एंड फ्यूचर, जो क्या है, फ्यूचर का क्या है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, फ्यूचर का मायोकार्डियल इन्फेक्शन काज करेगा। तो इसमें हम पहले देखते हैं सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल, यानी कि लिपिड प्रोफाइल जो होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लिपिड प्रोफाइल क्या है, टोटल कोलेस्ट्रॉल, HDL कोलेस्ट्रॉल, LDL कोलेस्ट्रॉल, लाइपोप्रोटीन, ट्राइग्लिसराइड, ApoB लेवल कितना है, ApoA1 लेवल कितना है, LP स्मॉल a लेवल कितना है, और साथ में सीरम में ट्राइग्लिसराइड का लेवल कितना है। ये सब चीज़ें क्या होती हैं, लिपिड प्रोफाइल होती है। पहले ही लिख चुका हूँ, आप लोग चाहें तो अलग से लिख सकते हैं, आपका जैसा मन। तो जो सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है वो होता है लगभग 150 से 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। तो हमारे लिए अच्छा है कि बिलो 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर क्या होता है, गुड, मतलब इस गुड होना चाहिए। बिलो 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हो तो वो सही है बॉडी के लिए, नॉर्मल हेल्दी पर्सन के लिए सही है। तो ये चीज़ें हो गई। अब हम देखते हैं, देखो लिपिड प्रोफाइल बता चुका हूँ क्या होता है, LDL और दुनिया भर का सब चीज़ें, लिपिड जितने भी होगा उनका क्या होगा, चेकिंग, पहले भी लिख चुका हूँ, वही चीज़ है। अब देखो यहाँ पे कहते हैं कि व्हेन वी डन लिपिड प्रोफाइल, इसका एक आंसर ले लेते हैं कि लिपिड प्रोफाइल हम कब करेंगे। तो लिपिड प्रोफाइल हम जब करते हैं, जब क्या होगा, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होगा, CVD होगा,
CVD होगा, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होगा, कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, या पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज है, PVD है, पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज है। आप लोग फुल फॉर्म लिख लीजिएगा। तो इन CVD, CAD, PVD सस्पेक्टेड पेशेंट जो होंगे उसमें हम लिपिड प्रोफाइल चेक करते हैं। साथ में अगर डायबिटीज मेलाइटस पेशेंट है तो उस कंडीशन में भी हम क्या करते हैं, चेक करते हैं विथिन 6 मंथ्स हम क्या करते हैं, लिपिड प्रोफाइल उसका चेक करते हैं। और थायराइड है, थायराइड लिवर या रीनल डिजीज है, तब भी हम क्या करेंगे, लिवर प्रोफाइल को क्या चेक करते हैं, लिपिड प्रोफाइल चेक करते हैं। और जितने भी पर्सन हैं, ऑल पर्सन अबव 40 एडवाइस वंस अ ईयर लिपिड प्रोफाइल चेकिंग। जितने भी पर्सन है भैया वो लिपिड प्रोफाइल चेक करवाएं और सरकार को मतलब हॉस्पिटलों को रुपया दें। इससे अच्छा है यार खाना पीना ही सही रखो, क्यों चेक करवाना पड़े। तो ये बात हो गई। अब हम देखते हैं LDL कोलेस्ट्रॉल लेवल, ये कितना नॉर्मल होना चाहिए। अब देख ऐसे एक लेते जाएंगे और देखते जाएंगे, लिपिड ये सब लिपिड प्रोफाइल के अंतर्गत ही आएंगे। तो हम सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल देख चुके जो कि रिस्क मार्कर है एथेरोस्क्लेरोसिस का। अगला है LDL कोलेस्ट्रॉल। तो जो LDL कोलेस्ट्रॉल होता है उसका नॉर्मल लेवल अंडर होना चाहिए, अंडर 130 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। और हम अंडर लिख दे रहे हैं, यानी कि इसके ऊपर होगा तो क्या होगा, वो रिस्क होगा किसके लिए, एथेरोस्क्लेरोसिस के लिए। दूसरा बात करते हैं एपोप्रोटीन लेवल्स, उसके पहले देखते हैं HDL कोलेस्ट्रॉल के बारे में। जो HDL कोलेस्ट्रॉल होता है वो एबव 60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर गुड होता है फॉर हेल्थ। यानी कि जो HDL होता है उसे गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं ना। तो 60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के ऊपर हो तो सही रहता है, अगर इसके नीचे होगा तो क्या हो जाएगा, रिस्क मार्कर होगा एथेरोस्क्लेरोसिस का। ये बात हो गया। अगला पढ़ते हैं एपोप्रोटीन लेवल एंड रेशियो। एपोप्रोटीन लेवल एंड रेशियो के बारे में, ये भी क्या होता है, रिस्क फैक्टर होता है। तो देखो जो ApoA1 है, ApoA1 क्या करता है, मीजर्स कोलेस्ट्रॉल, HDL कोलेस्ट्रॉल। तो सीरम में जो ApoA1 होगा ये मीजर करता है HDL कोलेस्ट्रॉल को, वहीं पर जो ApoB होता है वो मीजर करता है LDL कोलेस्ट्रॉल को। किसको मीजर करता है, LDL कोलेस्ट्रॉल को। अब HDL और LDL का लेवल हम बॉडी में चेक कर लेते हैं और देखते हैं कि ज़्यादा होगा तो क्या हानिकारक होगा और कम होगा तो क्या होगा, हानिकारक नहीं होगा। तो हम ApoB/रेशियो ApoA1 देखते हैं, क्योंकि ApoA1 मीजर करता है HDL कोलेस्ट्रॉल को और ApoB ये लगभग आता है नॉर्मली पर्सन में 0.4 इन नॉर्मल पर्सन। तो नॉर्मल पर्सन में कितना आता है, 0.4 आता है। ApoB वर्सेस Apo, यानी कि ApoB क्या है, कम है, यानी कि LDL कोलेस्ट्रॉल कम है, HDL कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, जो कि फायदेमंद है। कि गुड कोलेस्ट्रॉल क्या है, ज़्यादा है। तो ApoA1 ज़्यादा आना चाहिए, ApoB कम आना चाहिए, तो क्या होगा, फायदेमंद होगा। लेकिन अगर यही ये रेशियो कितना हो जाए भैया, 1.4 हो जाए, 1.4 लगभग हो जाए, तो हाई रिस्क होगा फॉर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होगा उनका क्या होगा, हाई रिस्क होगा अगर 1.4 या इससे ज़्यादा हो गया। ठीक है, वैसे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज इससे 0.4 से भी ऊपर जाए तो हो सकता है कि है, लेकिन वर्स्ट कंडीशन क्या हो जाएगा कि हाई रिस्क है। अगर 1.4 से ज़्यादा है तो 1.4 से ज़्यादा है तो हाई रिस्क है CVD का। इसके बारे में बात हुआ। अगला हम पढ़ते हैं लिट्टल रास्कल के बारे में, LPA के बारे में। तो ये कुछ बात होगी, अगर आप ऐसे टॉप में लिख के आते हैं बहुत बढ़िया नंबर मिलेगा आपको। 29 मिनट हो गया है।
अगला पढ़ते हैं LP स्मॉल ए, लाइपोप्रोटीन स्मॉल ए, लिटिल रॉस्कल। जो ये क्या करता है, ये इनहिबिट करता है, पहले ही पढ़ा चुका हूँ, इनहिबिट करता है फाइब्रिनोलाइसिन, फाइब्रिनोलाइसिन को इनहिबिट करता है, यानी कि क्लॉट को बने रहने देता है। और हमको चाहिए क्लॉट ना बने, तो अगर LP ये ज़्यादा हो जाएगा तो क्लॉट रिट्रैक्ट रहेगा, तो खतरा होगा हमारे लिए, तो ये ध्यान रखना। और अगर लेवल मोर देन है 30 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, तो ये रिस्क होगा, तो ये क्या होगा, रिस्क होगा भैया एथेरोस्क्लेरोसिस के लिए। इसके बारे में बात करना, लगभग 3 टाइम ज़्यादा रिस्क होता है अगर लेवल हो जाए 300 ग्राम पर डेसीलीटर से ऊपर हो जाए, मिलीग्राम पर डेसीलीटर हो जाए। इसके बारे में बात हो गई। दूसरा पढ़ते हैं नॉन HDL कोलेस्ट्रॉल लेवल, देखते हैं नॉन HDL कोलेस्ट्रॉल है। तो नॉन HDL कोलेस्ट्रॉल जो होता है, अगर हो मोर देन 160 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, मोर देन 160 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, तो ये हाई रिस्क होगा। हाई रिस्क होगा किसके लिए, एथेरोस्क्लेरोसिस के लिए। देखो मैं ये चीज़ें इसलिए लिखा दे रहा हूँ 30, 160, 30 ये, क्योंकि जब क्लिनिकल क्वेश्चन बनेंगे तो इसमें सब प्रोफाइल दी रहती है, आपको पता करना रहता है कि क्या बढ़ा हुआ है तो क्या होगा, तो इससे आप डिजीज़ भी डायग्नोज कर सकते हैं। अगले देखते हैं सीरम ट्राइग्लिसराइड, सीरम ट्राइग्लिसराइड। तो सीरम ट्राइग्लिसराइड जो होता है वो 50 से 175 मिलीग्राम पर डेसीलीटर नॉर्मल होता है। नॉर्मल कितना होता है, 50 से 175 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। लेकिन अगर ये ज़्यादा है, इससे अगर इंक्रीज कर जाता है 175 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से, तो क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, रिस्क हो जाएगा, रिस्क फॉर CVD, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होगा। इसके बारे में बात होगा। अब सिगरेट भी क्या होता है, हाई रिस्क होता है। सिगरेट भी क्या काज करता है, हाई रिस्क काज करता है एथेरोस्क्लेरोसिस के लिए। तो अगला बात करते हैं सिगरेट। तो सिगरेट होता है वो, ये ध्यान देना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है फॉर कोरोनरी आर्टरी डिजीज, सिगरेट। तो सिगरेट अगर कोई स्मोकर है तो उसमें कोरोनरी आर्टरी डिजीज होने का चांस बहुत ही ज़्यादा है, तो इसके बारे में बात हो गया। अगला है डायबिटीज मेलाइटस पेशेंट है, तो जो डायबिटीज मेलाइटस पेशेंट होते हैं उसमें कार्डियोवैस्कुलर डिजीज ओवर 80% पीपल 80% मोर्टेलिटी काज करवाती है। जो 80% मोर्टेलिटी होती है डायबिटीज मेलाइटस में, वो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज द्वारा होती है। तो ये बात हो गया। अगला देखते हैं हाइपरटेंशन भी एथेरोस्क्लेरोसिस का हाई रिस्क होता है। तो हाइपरटेंशन जो है, देखो जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाए 160 mmHg से क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो वो हाई रिस्क होता है। तो क्या होता है, रिस्क फॉर कोरोनरी आर्टरी डिजीज। अगर 10 mmHg इंक्रीज होता है ज़्यादा, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 10 mmHg इंक्रीज हो जाता है तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है बाई 10 ईयर। वहीं पर जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, अगर वो इंक्रीज हो जाए बाई 5 mmHg, तो ये क्या होता है, तो ये 34% इंक्रीज हो जाता है इन स्ट्रोक रिस्क। तो स्ट्रोक रिस्क को 34% से बढ़ा देता है अगर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाए 5 mmHg से। तो इसके बारे में बात हो गया। अब दूसरा जो हाई रिस्क है वो क्या है, अभी तो जगह है ओबेसिटी। ये भी क्या है, अगला फैक्टर क्या है, ओबेसिटी एंड सेडेंटरी लाइफ स्टाइल। तो लाइफ स्टाइल जिसकी बहुत ही गंदी है,
ज़्यादा बाहर का खाता है, समोसा टिकिया चना मटर दबाता है, पकौड़िया दुनिया भर का, उसको ही चांस होने का चांस ज़्यादा होता है। ओबेसिटी एंड सेडेंटरी लाइफस्टाइल। दूसरा देखते हैं होमोसिस्टीन। होमोसिस्टीन लेवल, होमोसिस्टीन लेवल के बारे में बात करते हैं। तो जो होमोसिस्टीन लेवल होता है वो लगभग 15 माइक्रो मोल पर लीटर होता है नॉर्मली सीरम में, प्लाज्मा में। तो प्लाज्मा में कितना होता है? 15 माइक्रो मोल पर लीटर। अगर ये इससे ज़्यादा हो जाए तो रिस्क होगा। अगर 15 माइक्रोमोल पर लीटर प्लाज्मा कंसंट्रेशन से ज़्यादा हो जाए होमोसिस्टीन लेवल, तो ये रिस्क होगा सीएडी के लिए, रिस्क फॉर सीएडी इन एंगर एज। ओके, इसके बारे में बात हो गया। अगला बात करते हैं हाई सेंसिटिविटी सी रिएक्टिव प्रोटीन। हाई 60 लिख देते हैं ना। अगला है हाई सेंसिटिविटी सी रिएक्टिव प्रोटीन। हाई सेंसिटिव सी रिएक्टिव प्रोटीन, ये भी क्या होता है? रिस्क फैक्टर होता है। तो जो ये इसे एक्यूट फेज प्रोटीन भी कहते हैं। एक्यूट फेज प्रोटीन भी कहते हैं, पहला बात, इसे एक्यूट फेज प्रोटीन भी कहते हैं। और लेवल इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज इन इन्फ्लामेशन। अगर इन्फ्लामेशन है तो उसमें हाई सेंसिटिविटी सी रिएक्टिव प्रोटीन का लेवल क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। इसके बारे में बात हो गया। अब सी रिएक्टिव प्रोटीन के बारे में कुछ और समझना है। जो हाई सेंसिटिव सी रिएक्टिव प्रोटीन है, अगर ये लेस देन है 1 मिलीग्राम पर लीटर, तो ये क्या है? लो रिस्क है। क्या है? लो रिस्क है। लो रिस्क है किसके? सीएडी के लिए, कोरोनरी आर्टरी डिजीज के लिए। लेकिन अगर 1 से 3 मिलीग्राम पर लीटर है, मिलीग्राम पर लीटर है, क्या है? HSCRP, तो ये क्या होता है? बॉर्डर लाइन कहा जाता है, बॉर्डर लाइन रिस्क के लिए कहा जाता है। वहीं पर अगर 3 से ज़्यादा है, 3 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा है, तो इसे कहते हैं हाई रिस्क फॉर MI, फ्यूचर MI। ओके, ध्यान देना, अगर CRP ग्रेटर देन 10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, अगर ग्रेटर देन 10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, तो ये इंडिकेट करता है एक्यूट फेज रिएक्शन को, एक्यूट फेज रिएक्शन को, ना कि कार्डियक पैथोलॉजी, नॉट कार्डियक पैथोलॉजी। ये ध्यान रखना कि अगर 10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा है, डेसीलीटर लिखो चाहे लीटर लिखो, की बात है, डेसीलीटर लिखो चाहे लीटर लिखो, तो एक्यूट फेज रिएक्शन को शो करेगा कब? जब 10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा है, या लीटर से 10 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा है, नॉट कार्डियक पैथोलॉजी। तो इस कंडीशन में हम कार्डियक पैथोलॉजी कोई नहीं होगी, बस क्या होगा? एक्यूट फेज रिएक्शन को दिखा रहा है वो। तो ये बात हुआ सी रिएक्टिव प्रोटीन के बारे में। अगला बात करते हैं लाइपोप्रोटीन एसोसिएटेड फास्फोलाइपेज A2। तो लाइपोप्रोटीन एसोसिएटेड फास्फोलाइपेज A2, PLPPL-A2, लाइपोप्रोटीन एसोसिएटेड फास्फोलाइपेज A2। इसको आप लिख लीजिएगा अगर फुल फॉर्म में लिखना चाहें तो। इसको प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर PAF, प्लेटलेट एक्टिवेटर फैक्टर एसाइल, प्लेटलेट एक्टिवेटर फैक्टिंग एसाइल एसिल हाइड्रोलेज भी कहते हैं, यानी कि PAFAH,
PAFAH भी कहते हैं। प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर एसिटाइल हाइड्रोलेज भी कहा जाता है किसको, लाइपो लाइपोप्रोटीन एसोसिएट फास्फोलाइपेज A2 को। ये बात हो गया। और ध्यान रखना ये मार्कर होता है फॉर प्लेक्यू इंस्टेबिलिटी, मार्कर फॉर प्लेक्यू इंस्टेबिलिटी, मार्कर होता है प्लेक्यू इंस्टेबिलिटी के लिए। और ये न्यू टेस्ट है, न्यू रिस्क फैक्टर है, न्यू टेस्ट है किसके लिए, एथेरोस्क्लेरोसिस के लिए, फ्यूचर MI के लिए। इसके बारे में बात हो गया। अब हम देखते हैं प्रिवेंशन। प्रिवेंशन आखिर कैसे किया जा सकता है एथेरोस्क्लेरोसिस का, तो प्रिवेंशन कैसे करते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस के, उसके बारे में बात करते हैं। तो इसके लिए हम यूज करेंगे वेजिटेबल ऑयल एंड पूफा पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का यूज करेंगे। तो यूज करेंगे किसका, वेजिटेबल ऑयल पॉली अनसैचुरेटेड पूफा, लेकिन ध्यान देना पूफा नॉट इन एक्सेस, नॉट इन एक्सेस। और पूफा साथ में जो ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 3 फैटी एसिड जो कि फिश ऑयल से मिलता है, फिश ऑयल से मिलता है, इसका भी यूज करते हैं। ये क्या करता है, LDL को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है, LDL को रिड्यूस कर देता है ओमेगा 3 फैटी एसिड। इसके बारे में बात हो गया। जो पूफा है उसको एक्सेस में नहीं लेते हैं, क्योंकि ध्यान देना जो पूफा होता है वो HDL को लोअर कर देता है अगर एक्सेस में हो, तो ये क्या करेगा, लोअर कर देगा अगर एक्सेस में है HDL को लोअर कर देता है। देखो ये बात हो गई। लेकिन पूफा क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करने में हेल्प करता है, तो कोलेस्ट्रॉल को कम करने में पूफा हेल्प करता है, लेकिन ज़्यादा एक्सेस में नहीं लेंगे क्योंकि HDL को भी क्या करता है, कम करता है। तो इसके बारे में बात हो गया। और क्या यूज करेंगे, ग्रीन लीफी वेजिटेबल का यूज करेंगे। तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हाई फाइबर कंटेंट होगा, इसमें क्या होगा, हाई फाइबर कंटेंट होगा। इसीलिए कहते हैं मोटा अनाज दिवस भी मनाया गया है किसके द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। क्योंकि जो मोटा चारा होता है, मोटा खाना होता है, वो मोटा अनाज होता है, वो फायदेमंद होता है हमारी सेहत के लिए। जैसे कि बाजरा हो गया, जौ हो गया, ये सब चीज़ें मोटा खाना है, मोटा, इसमें फाइबर कंटेंट बहुत ही ज़्यादा होता है, तो हाई फाइबर कंटेंट होता है इसमें। और जिसके कारण ये क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं बाउल मोबिलिटी को इंक्रीज करते हैं, तो कोलेस्ट्रॉल रुक नहीं पाएगा इंटेस्टाइन में, तो इंक्रीज करता है बाउल मोबिलिटी को। और रिड्यूस कर देते हैं, रिड्यूस बाइल साल्ट एब्जॉर्प्शन। भैया कम टाइम के लिए अगर रुक रहा, अगर मोबिलिटी ज़्यादा है तो कम टाइम के लिए रुक रहा है फूड, जिसके कारण क्या होगा, बाइल साल्ट रीअब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, सही से एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, जिसके कारण क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि बाइल साल्ट के में क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल से तो बनता है। तो ये बात हो गया। और एक चीज़ देखो, जो वेजिटेबल होते हैं वो आल्सो कंटेन करते हैं, आल्सो कंटेन भैया, ये कंटेन करते हैं स्टेरॉल्स, जैसे कि सीटोस्टेरॉल, और ये डिक्रीज करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल का एब्जॉर्प्शन डिक्रीज कर जाएगा, यानी कि फीसेस द्वारा एक्सक्रीट ज़्यादा होने लगेगा। तो ये बात हो गई स्टेरॉल्स के बारे में। अब हम देखते हैं आगे, हम ट्रीटमेंट पढ़ रहे हैं भैया। क्या पढ़ रहे हैं, ट्रीटमेंट, कैसे आखिर इससे बचा जा सके। बचने का जो प्रिवेंशन है भैया बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, प्रिवेंशन नहीं किए तो सब बेकार है, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगला क्या है, अवॉइड करते हैं हम क्या, सिगरेट स्मोकिंग, अवॉइड
सिगारेट एंड रिड्यूस करो, कम खाना करो चीनी, सुक्रोज भी क्या कर दो, कम खाओ। तो इसके बारे में बात हो गया। एक्सरसाइज करो अच्छे से, एक्सरसाइज करो लगभग 30 मिनट तक, 30 मिनट वॉक करो। ये क्या हो जाएगा, मॉडरेट एक्सरसाइज का एग्जांपल है ना, 30 मिनट वॉक, मॉडरेट एक्सरसाइज। ओके, ये बात हो गया। अवॉइड करो, अवॉइड करो ट्रांस फैटी एसिड। ट्रांस फैटी एसिड भैया जिसमें लिखा हो पैकेट देखो ट्रांस फैटी एसिड की मात्रा ज़्यादा है तो उसको मत खाओ, कम ही खाओ। और डाइटरी कोलेस्ट्रॉल, अब देखो जो डाइटरी कोलेस्ट्रॉल होता है इसको मैं अलग से लिख रहा हूँ, डाइटरी कोलेस्ट्रॉल। देखो भैया डाइटरी कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा रोल नहीं होता है एथेरोस्क्लेरोसिस में, तो ये ध्यान रखना, नॉट मच रोल इन एथेरोस्क्लेरोसिस। क्यों? क्योंकि जो एथेरोस्क्लेरोसिस होता है वो किसी दूसरे कारण से ही होता है, जो मेटाबॉलिज्म के द्वारा बने, जो वो कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा घातक होता है। लेकिन डाइटरी कोलेस्ट्रॉल तो फीसेस द्वारा लगभग अधिकांशतः निकल ही जाता है, तो ज़्यादा वो इफेक्ट नहीं डालता है। तो नॉट मच रोल इन एथेरोस्क्लेरोसिस, ये बात हो गया। और लेकिन जो डाइटरी कोलेस्ट्रॉल है वो लेस देन 200 ग्राम पर डे लेना चाहिए, इससे ज़्यादा ना लो, इससे ज़्यादा घातक हो सकता है। 200 वही ग्राम तो बहुत ही हो गया, मिलोग्राम, 200 मिलीग्राम पर डे से ज़्यादा कम ना लो। ध्यान रखना एग एंड मीट में मोर कोलेस्ट्रॉल होता है, मोर कोलेस्ट्रॉल होता है, इसलिए भैया ये सब चीज़ ज़्यादा ना खाएं, एग ज़्यादा ना खाएं, मीट ज़्यादा ना खाएं। एग और मीट वैसे ज़्यादा खाने वाले की उम्र कम हो जाती है, मेटाबॉलिज्म उनका बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाता है, तो इससे भी ज़्यादा अवॉइड करें। और देखो एक एग लगभग वन एग लगभग 500 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल रखता है। अब हमको कहा गया कि एक दिन में केवल 200 मिलीग्राम पर डे खाओ, तुम एक दिन में 4 अंडा दबा रहे हो तो घंटा कैसे हो, नहीं होगा एथेरोस्क्लेरोसिस, माइग्रेन इन्फेक्शन भी होगा फ्यूचर में। तो ये सब चीज़ें भी आप ध्यान रखें। चलिए एक ही अंडा खाइए दिन में अगर खा रहे हैं तो मैक्सिमम, ये बात हो गया। वीडियो हो गई लंबी, 42 मिनट की, 47 है क्या, अरे बाप रे बाप, 47 मिनट की वीडियो हो गई है भाई। इसे टॉपिक बड़ा था, कार्डियक बायोमार्कर्स था और साथ में प्रिवेंशन उसका और सब चीज़ें, एथेरोस्क्लेरोसिस का भी प्रिवेंशन, तो बड़ा तो हो ही जाएगा टॉपिक। अब हम देखते हैं हाइपोलिपिडेमिक ड्रग के बारे में। ये सब सेकेंड ईयर में भी आप पढ़ेंगे, हाइपोलिपिडेमिक ड्रग, लिपिडेमिक ड्रग। अगर आप यहीं अच्छे से पढ़े रहेंगे तो आप प्रोफ में अच्छा नंबर तो पाएंगे ही, और साथ में अगले साल भी आपको दिक्कत नहीं पड़ेगी। तो हाइपोलिपिडेमिक ड्रग, हाइपोलिपिडेमिक ड्रग क्या उनका मैकेनिज्म होता है, HMG को एंजाइम ए रिडक्टेज इनहिबिटर होते हैं, रिडक्टेज इनहिबिटर होते हैं। तो HMG को एंजाइम ए रिडक्टेज इनहिबिटर होते हैं और इसलिए हाइपोलिपिडेमिया कॉज करते हैं, लिपिड को ज़्यादा बनने नहीं देते हैं बॉडी में। तो इसका ये एग्जाम्पल है स्टेटिन। स्टेटिन क्या होता है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट होता है ना, कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। यस, नीट का फेमस क्वेश्चन, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट स्टेटिन, ये बात हो गया। एग्जाम्पल इसकी बात करें तो एटोरबास्टेटिन, स्टेटिन, एटोरबास्टेटिन हो गया, प्रेबास्टोटिन हो गया, स्टेटिन हो गया, और क्या होगा, रोजुवास्टेटिन, रोजुवास्टेटिन हो गया, और क्या हो गया भैया, सिम्बास्टेटिन, सिम्बास्टेटिन। ध्यान रखना जिसमें बा लगा है वही स्टेटिन होगा, ऐसे भी कई केमिकल होते हैं जिनमें स्टेटिन लगा हुआ है लेकिन वो स्टेटिन नहीं होते हैं और ये काम नहीं करते हैं। और कई सारी दवाइयों का है, सेकेंडरी में जाके पढ़ते रहिएगा, 3-4 और बचती हैं बस, और ज़्यादा नहीं बची। और जैसे कि सिप्रोस्टेटिन है, और क्या होता है, यस, PCS। चलो इसी ज़्यादा जरूरी कि क्या है, तो ये कुछ ऐसी होती हैं जो मतलब
स्टेटिन नहीं होती है। अभी आपको जानने की जरूरत नहीं है, बस आप कुछ चीज़ें याद रखें यहाँ पर। अगला देखते हैं बाइल एसिड बाइंडिंग रेजिन। बाइल एसिड बाइंडिंग एजेंट कहो या कहो रेजिन, ये भी सेकेंड ईयर में आप पढ़ेंगे जब एंटी डिसलिपिडेमिक ड्रग पढ़ेंगे तो बाबा क्या होता है, जैसे कि कोलेस्टेरामीन कोलेस्टायरामाइन और कोलेस्टिपोल, ये दोनों दवाई आप लोग पढ़ेंगे भैया, ये पाउडर फॉर्म में होता है कोलेस्टेरामाइन, ये बात हुआ। तो बाबा जो होता है बाइल एसिड बाइंडिंग एंटीजन, ये क्या करते हैं, रीअब्जॉर्प्शन को घटा देते हैं। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ बाइल साल्ट जो होता है या बाइल एसिड बात करो, बाइल एसिड का उसका कहते हैं डिक्रीज कर देते हैं, जिसके कारण कोलेस्ट्रॉल बाइल एसिड के रूप में एक्सक्रीट होता रहता है फीसस में ज़्यादा। तो ये होता है। निकोटिनिक एसिड भी काम करता है कुछ, निकोटिनिक एसिड, इसमें मच्छर कहाँ से आ गया भाई। निकोटिनिक एसिड, जो निकोटिनिक एसिड होता है वो भी इनहिबिट करता है लाइपोलाइसिस को, और एंड सो वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन लेवल क्या हो जाता है, डिक्रीज। वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन लेवल क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। इसके बारे में बात हो गया। अब देखते हैं फाइब्रेट्स भी दवाई आती हैं, फाइब्रेट्स की भी दवाई आती हैं। जो फाइब्रेट्स होते हैं वो इंक्रीज कर देते हैं बीटा ऑक्सीडेशन को इंक्रीज कर देते हैं, इसीलिए ये डिक्रीज कर देते हैं कोलेस्ट्रॉल रिच बीएलडीएल को, कोलेस्ट्रॉल रिच बी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स के सिंथेसिस को डिक्रीज कर देते हैं, ये बीटा ऑक्सीडेशन को इंक्रीज करते हैं। एस्पिरिन की बात करते हैं। एस्पिरिन कौन नहीं खाया होगा, खाए तो होंगे आप भी। तो एस्पिरिन जो होता है ये प्रिवेंट करता है थ्रोम्बस फॉर्मेशन को, प्रिवेंट थ्रोम्बस फॉर्मेशन, और इसे ब्लड को पतला करने के लिए भी दिया जाता है, क्योंकि ये थ्रोम्बस फॉर्मेशन नहीं करता, क्योंकि ब्लड को क्या कर देता है, पतला कर देता है। और इसमें क्या होता है, एंटी प्लेटलेट एक्टिविटी होता है, प्लेटलेट एक्टिविटी होता है, जिसके कारण ये ब्लड को पतला कर देता है, थिन कर देता है और थ्रोम्बस नहीं बनने देता। इसके बारे में बात हो गया। अगला देखते हैं विटामिन ए। ये भी क्या है, ऑक्सीडेंट है ना, ये क्या है, एंटीऑक्सीडेंट है, और एंटीऑक्सीडेंट होता है विटामिन ई, और ये क्या करवाता है, ये ऑक्सीडेशन ऑफ एलडीएल को मिनिमाइज करता है, क्या करता है, मिनिमाइज। तो विटामिन ए भी क्या होता है, अच्छा होता है हमारे लिए। तो अगर एलडीएल का ऑक्सीडेशन मिनिमाइज हो जाएगा तो एथेरोस्क्लेरोसिस जो होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। इसके बारे में बात हो गया। अगला है कुछ प्लांट ड्राइव्ड प्रोडक्ट होते हैं, वैसे बहुत सारे हैं लेकिन हम सबका नाम नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि बहुत ही लंबा टॉपिक हो जाएगा और यहाँ में पीएचडी थोड़ी करना है। मतलब इतना पढ़ो कि आपका नीट पीजी में काम आ जाए, और प्रोफ में तो आपका काम आ ही जाएगा। अगर इतना पढ़ लिए तो प्रोफ में लिखा है तो यार टॉप करेंगे आप। देखो प्लांट डिराइव्ड प्रोडक्ट के बारे में देखते हैं। प्लांट डिराइव्ड प्रोडक्ट तो एक होता है गुग्गुल रेजिन होता है। क्या होता है, रेजिन होता है, और ये मुकुल मिर्थ ट्री से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है, मुकुल मिर्थ ट्री से प्राप्त होता है। इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, कॉमीफेरा मुकुल, कॉमीफोरा मुकुल साइंटिफिक नाम होता है। क्या है, ट्री से इसको निकालता है गुग्गुल रेजिन को। और ये इसमें क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एक्शन होता है। क्या होता है इसमें, कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एक्शन होता है। तो बहुत सारे नाम हैं प्लांट प्रोडक्ट जो कोलेस्ट्रॉल को लोअर करते हैं, लेकिन हम कुछ ही चीज़ यहाँ पर लिखते हैं।
और दूसरा लिखते हैं फाइटोस्टेरॉल। फाइटोस्टेरॉल के बारे में बात करते हैं। फाइटोस्टेरॉल, जो फाइटोस्टेरॉल होता है वो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एफिशिएंसी होता है इसमें। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एफिशिएंसी होता है इसमें, लोअरिंग एफिशिएंसी होती है इसमें फाइटोस्टेरॉल्स में। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगा हो तो भैया लाइक जरूर कर दीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए भैया, बेल आइकन दबा दीजिए और साथ में कमेंट कर दीजिए कैसा लगा। देखो पसीने छूटा है तभी बढ़ाते हैं आपको, कर ही दिया यार। धन्यवाद।